प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2021 से शुरू हो चुका है और उसमें मैथ का यानी मैथमेटिक्स का जो प्रश्न है उनका सलूशन मैं आपके सामने दे रहा हूं। सो इससे पहले कि मुझे उम्मीद है कि आप लाइक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और वरना अगर भूल गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और चलते हैं हम अब सबसे पहले 1 से 30 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और उसमें से 15 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स रखते हैं, यानी 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो 1 से 30 तक के प्रश्न हैं भाई, 30 प्रश्न हैं जिसमें 15 का ही जवाब देना है। तो मैंने इसमें से कुछ सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ जो 15 से अधिक का है। तो आइए देखते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² 6x + 5 = 0 का हल निकालें। इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ a = x² का गुणक 1 लिख लेते हैं और b = x का गुणक 6 लिख लेते हैं और c = 5 लिख लेते हैं और d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ से 6² - 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5। इस तरह 6 का 36 हुआ, 5 के 20 हुआ, घटाने से 16 हुआ। अतः x बराबर होता है फॉर्मूला द्विघात का सूत्र के लिए, द्विघातीय सूत्र का ये फॉर्मूला है x बराबर -b + -√d/2a। और ये माइनस लिखने के बाद b का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख लेते हैं -6 ± और d का वैल्यू जो ये निकाला गया है उसको हमने यहाँ लिख लिया है और इनटू में है 2a, तो a का वैल्यू यहाँ से हमने ये लिख लिया। और इस तरह से इसमें 2 पार्ट में हो जाएंगे, चूँकि एक प्लस है और एक माइनस है तो अल्फ़ा को हम प्लस के साथ लेते हैं और तब हो जाएगा -6 प्लस ये 16 का वर्गमूल 4 और 2 × 2 और 6 में 4 घटेगा -2/2 और काट के -1 हुआ। और इस तरह से बीटा जब लेते हैं तो ये माइनस चिन्ह लेते हैं, तो उस हालत में हो जाएगा -6 - 4/2 और 6 4 10 -10/2 और काट करके -5। ये हमारा सोल्यूशन ही है, हल हुआ। x का मान हुआ -1 और -5। चलते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। तो 0.6 पर एक रिंग है और इसको p/q के रूप में लिखना है। तो बहुत जल्दी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका नियम है कि जिस पर एक रिंग हो उसको लिखने के बाद बाटा में 9 लिख लें। तो जैसे 6 पर एक रिंग है तो 6/9 हमने लिख लिया और 3 से कटा दिया तो 2 3 6 3 का 9, यानी 3 से कटाने पर 2/3 आया। ये बहुत जल्दी में आ गया, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा बड़ा में बनाना चाहते हैं तो भाई उसके लिए भी हमने सेकंड मेथड से बना दिया है। मान लिया x बराबर 0.6 पर एक रिंग है और एक रिंग वाले अंक बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी उसको बार बार लिखा जाता है। और 10 से गुणा करने पर, दोनों साइड में 10 से हमने गुणा किया, तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट चढ़ेगा, 6 पहले आ जाएगा, फिर बाद में ये पॉइंट में और ये 6 होता रहेगा। और इसको फिर लिखें कि 2 में से 1 को घटाने पर, ये समीकरण 2 में से 1 को आप घटाएंगे तो 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा और ये सब घट करके और ये 6 बचेगा। तो x बराबर हुआ 6/9 और इसको कटाने से 2/3 आंसर आया। सो ये दूसरे मेथड से हमने 2/3 लाया, जबकि यह पहला मेथड था। आइए अगला है। हाँ भाई, तो ये प्रश्न पत्र के अभाव में हमने क्या किया कि इसे लिख करके और बनाया है। और ये अभी लघु उत्तरीय सभी प्रश्न जो 1 से 30 तक हैं 2-2 नंबर के हैं। और सो तीसरा नंबर हम देखने वाले हैं। ये इसमें दिया गया है कि सिद्ध करें 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए मान लिया अपरिमेय कहता है तो हम इसे उल्टा रूप में परिमेय मान लेते हैं, है ना। 5 + √3 एक परिमेय संख्या मान लिया, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जबकि q ≠ 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तब उस हालत में हम क्या करेंगे, 5 + √3 = p/q लिखेंगे, जहाँ p/q पूर्णांक है। और ये देखिए +5 है तो इसको ला करके -5 किया, इसके अंदर में कहीं रूट नहीं है तो ये सब परिमेय है और ये रूट वाला अपरिमेय है। तो ये आ गया कि अपरिमेय बराबर परिमेय, लेकिन ऐसे तो अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये असंभव है,
जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो हमने मान करके चला था कि यह परिमेय संख्या है, वह गलत साबित हो गया। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए चलते हैं चौथा प्रश्न के लिए। यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए भाई, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल यानी शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो देखिए यहाँ पर c/a = 4 हमने लिखा है, चूँकि गुणनफल 4 दिया गया है। और c का मतलब हुआ ये a, b और ये है c, तो c का वैल्यू हुआ -6 और बाई a = 4। अब हमने क्या किया, a को 4 के पास ले गया और 4 को a के पास लाया। तो इस तरह से अदला बदली किया जा सकता है। और तब इसको हमने कटाया है 2 के पहाड़ा में, तो 2 × 3 = 6, 2 दूनी के 4, तो a का मान हुआ -3/2। हाँ भाई, तो ये प्रश्न है, पहले तो मुझे प्रश्न का खोजना पड़ा और फिर मिलने के बाद इसे उतार कर मैंने इसे अच्छी तरह से बनाया है। तो मेहनत तो मैंने किया है, और आप सबों के लिए जब मैं मेहनत करता हूं तो थोड़ा आप लोग भी मेरे ऊपर ध्यान देकर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आइए चलते हैं पांचवा प्रश्न। समीकरण x + 2y = 9 के प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को हल निकालें। तो आइए, x + 2y = 9 दिया गया है, और 2y = 9 - x हो जाएगा, चूँकि इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और y = हो जाएगा 9 - x/2। और इस तरह से x का वैल्यू हम बारी बारी से रखेंगे और तब y का वैल्यू अपने आप निकल आएगा। जैसे x का मान हम अगर 1 रखते हैं, यहाँ देखिए 1 लिखे हैं, x = 1, तो y = 9 में से 1 घटेगा 8/2 आएगा, काट के 4 हो जाएगा, जो यहाँ पर y का वैल्यू लिख दिया जाएगा। इसी पर x बराबर अगर हम 3 रख लेते हैं, यहाँ पर 3 रख लेते हैं, तो 9 में से 3 घटेगा 6 आ जाएगा, और 6 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, सो यहाँ हमने लिख दिया। इसी प्रकार x बराबर अगर 5 लेते हैं, तो y = 9 - 5/2 यानी 9 में से 5 घटे 4/2, काट के 2 आ जाता है। इस तरह x = 7 लेने पर y = 9 - 7/2 यानी 2/2 1 आ जाता है। इस तरह से हमने ये मान को निकाला, और भी आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई 6 नंबर प्रश्न पर। P के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अद्वितीय हल होगा, जबकि 4x + py + 8 = 0 है, 2x + 2y + 2 = 0 है। अद्वितीय हल होगा जब a1/a2 ≠ b1/b2। ये तो फॉर्मूला ही आता है अद्वितीय हल के लिए। तो a1 का मान है 4 और a2 का मान है 2, और फिर ≠ b1 का मान यहाँ p और b2 का मान है 2, तो p/2 लिखा। और इसको कटा लेते हैं तो 2 आता है, कटाने के बाद इसको कटा लेने के बाद 2 आता है, तो 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो p ≠ 4 आ जाएगा। यही शर्त है कि जो अद्वितीय हल का मान देगा। P के इसी मान के लिए अद्वितीय हल होगा। आइए 7वां प्रश्न है। समीकरण का निकाय 2x + 3y = 7, 6.5 को बज गुणन से हल करें। तो बज गुणन से हल करने के लिए भाई देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले x को लिख लेते हैं और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। फिर 3 और 11 से गुणा, देखिए 3 और 11 से गुणा, और 5 और 7 से ये गुणा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं बराबर y। इस y को जब लिखते हैं तो y को ऐसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ऊपर से चालू करते हैं, 7 × 6 और -2 × 11। देखिए 7 × 6 -2 × 11। फिर अगला टर्म में आते हैं तो -1 लिखते हैं, चूँकि यह टर्म बाएं साइड में नहीं है, दाहिने में है, तो माइनस लिखना पड़ता है। और तब यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 2 × 5 और -6 × 3, 2 × -5 -3 × 6। इस तरह से हमने लिखा। तो आइए देखते हैं, x बराबर 11 × 3 = 33 हुआ, 7 × 5 = 35 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 7 × 6 = 42, 11 × 2 = 22 और 5 × 2 = 10 और 6 × 3 = 18। और इस तरह से इसको जोड़ दिया, और फिर इसको देखिए घटा लिए हैं, और फिर इसको जोड़ा जाएगा। और इस तरह से x का वैल्यू निकालने के लिए 1/28 लिखने के बाद ये 68 से गुना किया और 4 से कटाया भाई, 17 × 4 = 68, 7 × 4 = 28 यानी 17/7 आया।
y का वैल्यू निकालने के लिए 1/1/28 और गुने 20 करेंगे और 7 चौक 28 5 चौक 20, इस तरह से 5/7 आया। सो यही हमारा आंसर है। अगला चलते हैं 8वां प्रश्न के लिए। भाई मूल ज्ञात किए बिना, कहता है मूल नहीं ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण 4x² - 8x + 3 के मूलों की प्रकृति बताना है। प्रकृति बताने के लिए हम पहले डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक या विविक्तिकर। ए बराबर इसमें है 4, बी बराबर -8, सी बराबर 3। तो डी बराबर होता है b² - 4ac माइन, फिर बी का वैल्यू, हाँ तो डी बराबर b² - 4ac, तो b का वैल्यू यहाँ से -8 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू यहाँ से 4 और c का वैल्यू 3। 8 64 हो गया, 64 48 हुआ, घटा के 16 आया। यह बताइए कि d का वैल्यू क्या है। तो ये d का जो मान 16 है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा जब d हो जाता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। तो ये हुआ वास्तविक और असमान, यही मूल की प्रकृति है। हाँ तो भाई अब चलते हैं 9वां प्रश्न पर। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 का 15वां पद क्या होगा। इस तरह से अगर बढ़ते क्रम में चले तो 15वां पद क्या होगा। इसमें डिफरेंस हम देख रहे हैं, कितना का डिफरेंस है भाई, 3 5 8 8 5 13 13 5 18, यानी 5 का डिफरेंस है, वही डी है। यानी 15वां पर फॉर्मूला पहले आता है an = a + n - 1 × d। तो ये 15 है, 15वां पद निकालना है। तो a + n के जगह पर 15, चूँकि यहाँ n के जगह पर 15 है, -1 × d। तो फिर a का वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, तो 3 हमने रख दिया, और 15 में से घटेगा 14 हो गया। और d का वैल्यू इसमें से घटाने के बाद कोई भी क्रमागत संख्या घटा करके निकाल सकते हैं डी का वैल्यू। तो 8 में से 3 घटेगा 5 आया है, और 14 5 70 हुआ, और 3 जोड़ दिया 73 हुआ। यही हमारा 15वां पद है। आइए 10वां प्रश्न के लिए। त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है। देखिए पी क्यू समांतर बीसी है, ए पी बराबर 8 है, ए बी बराबर, ये ए बी पूरा है 12 सेमी, ए क्यू जो है 3x है, तथा क्यू सी x + 2 है। तो x का वैल्यू निकालना है। तो ये सब मान भाई दिया गया है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 8 है और टोटल 12 है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। और 4 आने के बाद अब ये भाई ये दो समरूप त्रिभुज है, ए पी क्यू और ए बी सी, ये समरूप त्रिभुज हैं, तो भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी ए पी बटा पी बी, यानी इस तरह से हुआ। ए पी बटा पी बी थेल्स थ्योरम से आता है, और ए क्यू बटा क्यू सी यहाँ पर हमने लिख दिया। ए पी का वैल्यू यहाँ पर 8 है, और पी बी का 4, और ए क्यू का वैल्यू यहाँ पर 3x है, और क्यू सी का यहाँ पर x + 2 है। और 4 से कटा दिए तो 2 आ गया, और 2 से इसमें गुणा हम करेंगे तो 2x + 4 हुआ, बराबर में 3x आ गया। अब x को एक साइड में करेंगे 3x, ये प्लस है तो -2x, और 4 लिखा, इसको घटा दिया तो x बराबर 4। यही भाई x का वैल्यू है। आइए चलते हैं 11वां प्रश्न के लिए। यदि tan थीटा बराबर x/y, तो x sin थीटा y + cos थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा बराबर है x/y, tan में होता है लंब बटा आधार, और x/y। तो लंब हमारा x हो गया, आधार हमारा y हो गया, तो कौन बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हो गया x² प्लस आधार का मान y²। अब चलते हैं x sin थीटा + y cos थीटा। x को उतार दिया, और साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ से हमने रख लिया x, और कर्ण तो ये निकाला गया है, तो उसको यहाँ हमने लिख दिया प्लस, फिर y लिखने के बाद ये कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा y है, तो उसको लिख दिया, और कर्ण तो हमारा यही है। और इस तरह से ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा y², और दोनों ये एलसीएम में आ जाएगा, है ना। और इस तरह से जो अब इसके बदले में हम 2 रूट लिख सकते हैं, क्योंकि रूट गुना करने से रूट हट जाता है, तो इसके लिए हम 2 रूट में से गुना करके लिख दिया, x² + y² × x² + y²। नीचे वाला लिख दिया, इसको कटा दिया, तो जो बच गया यही हमारा आंसर है। हाँ भाई, तो मेरा यह सॉल्यूशन आपको समझ में आता हो और ये काम के लायक आपके लिए हो, तो
उम्मीद करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लिए होंगे, अगर भूल भी गए हों तो भाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं अब 12वां प्रश्न के लिए। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए, साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का 1, कॉसेक 60 का 2/√3, सेक 30 का 2/√3 और कॉस का 1/2 और कॉट 45 का 1। और इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो 2√3 आ जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा तो √3 इसमें गुना होकर के आ जाएगा। फिर यहाँ पर तो पूरा एलसीएम से ही गुना होगा, 2√3 और माइनस √3 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार नीचे भी करेंगे, 2√3 एलसीएम है, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, 1 से गुना करेंगे √3 आ जाएगा। और इसमें 1 के जगह पर 2√3 ही लिखा जाएगा, चूँकि ये तो नीचे 1 माना जाएगा। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब भाई ये 2√3 और 1√3 हो गया 3√3 और -4/2√3 और ये पलट जाएगा। सो हमने 2√3 ऊपर लिख दिया है और 2√3 और 1√3 हो गया 3√3 और प्लस में ये 4 है और ये कट गया। 3√3 -4 और 3√3 + 4, इस तरह से हमारे पास मान आया। इसको परिमेयीकरण करने के लिए भाई, हर का परिमेयीकरण करने के लिए प्लस है तो हमने माइनस ले लिया, जो यहाँ लिया वही ऊपर ले लिया। अब हम ये एक्स्ट्रा में लिए हैं और ये ऊपर वाला एक समान हो गया है। ये जो फार्मूला है a + b और a - b के फार्मूले पर आ गया, तो इसको हमने होल स्क्वायर में ले लिया और a + b × a - b a² - b² कर दिया। अब a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। और नीचे में देख लीजिए, 33 × 9 = 27 और 4 × 16 हो गया। और ये देखिए 33 का 9 × 27 हो जाएगा, 2 3 6 × 24 √3 और 6 × 16 और ये घटाने के बाद 11 आ गया। अब 27 और 16 जोड़ लेंगे 43 आ गया और -24 √3/11 यही हमारा आंसर हुआ। हाँ भाई, तो अब अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न है। हाँ, अगला हमारा ये 13वां प्रश्न है। किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त की परिधि 2πr = 22 दिया गया है। तो 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7, r निकालना चाहते हैं, फिर 22 लिख दिया, फिर r उतारने के बाद ये पलट जाएंगे। जब इधर राइट साइड में आएंगे 22 लिखने के बाद 7 ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 नीचे आएगा, 22 कट जाएगा और तब 7/2 हमारा त्रिज्या निकलेगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरा वृत्त के रूप में है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इस तरह से है, तो ये वृत्त के रूप में है और ये हमारा चतुर्थांश है। तो वृत्त के रूप में है तो इसको चौथाई भाग कर देंगे, तो ये हो गया पूरा πr²। अब बाटा में 4 करेंगे तो 1 भाग हमारा निकल जाएगा, यही चतुर्थांश है। और फिर पाई का मान 22/7 और r का मान तो हमने निकाला है 7/2, 7/2 स्क्वायर है तो डबल कर देंगे। और फिर ये 4 को यहाँ हमने ले लिया है, फिर ये 2 से 22 को कटाया तो 11 आ गया और 7 से 1 7 कट गया है, 11 × 7 = 77/8 आया। और इसका पूर्णांक अगर आप तोड़ देंगे तो 8 × 9 = 72 और 5 = 77/8, इस तरह से पूर्णांक में आ जाएगा। हाँ, तो भाई मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2021 का, ये 2022 का जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए सेंटअप एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका ये प्रश्न 14वां देख लें आप लोग। यदि बिंदु Q 0 1 बिंदु P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ हों तो x का मान ज्ञात करें। तो Q 0 1 बिंदु P 5 3 और R x 6 से समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर हैं। देखिए ये जो है समान दूरी पर है, तो समान दूरी पर है तो PQ = QR हो जाएगा और तब PQ का वैल्यू हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले से, यानी दूरी सूत्र से, और फिर -3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर दूरी सूत्र अप्लाई हो रहा है, x - 0 का होल स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर। और ये दोनों रूट हटा करके हमने लिखा है 50 25, क्योंकि 0 घटने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इसको जोड़ लिया गया तो 3 1 4 6 16 हो जाएगा।
और फिर ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 6 में से 5 घटेगा 25 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। 25 दोनों ओर से अगर निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आता है और एक्स बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है, तो प्लस माइनस 4 हुआ। अतः आर का जो वैल्यू दिया गया है x6, तो उस x की जगह पर एक बार +4 और एक बार -4 रखा जा सकता है। तो देखिए आर बराबर +4 6 और एक जगह हमने आर बराबर -4 और 6 लिखा है। तो यही रहा भाई हमारा प्रश्न का आंसर। अब आइए 15 त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार बिंदु है कि ADC BAC सिद्ध करें कि CA² बराबर CB × CD। तो आइए त्रिभुज ABC और ABC और ADC में इसमें आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है कि ADC बराबर BAC, ADC यह जो एंगल है BAC इस एंगल के बराबर है। हाँ तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये तो दोनों में कॉमन है, ये छोटा बड़ा दोनों में कॉमन है, तो बड़ा में बचा हुई ये कोण छोटे में बचे हुए इस कोण के बराबर है। अतः अब हम इसको दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, सो इसीलिए हम पहले इस पर चलते हैं। बड़े त्रिभुज में इस एंगल के सामने वाली भुजा AC और तब इसका साथी यहाँ है, उसके सामने वाली भुजा हो गया CD। फिर आगे चलते हैं कि जो दिया गया था बड़ा में ये कोण दिया गया है, उसके सामने वाली भुजा हो गया BC और इसका जो संगत कोण है ये हो गया, उसके सामने वाली भुजा हो गई AC। और इस तरह से ये दोनों को गुणा हमने किया तो AC² बराबर CB × CD, यही प्रूव करना था। यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेमी, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। हाँ भाई, तो 15 तक तो प्रश्न बनाना था, 15 तक तो हो चुका, लेकिन हमने कुछ आपकी सुविधा के लिए जो उधर आप नहीं बनाए तो आगे वाले भी ले सकते हैं, इसमें से भी 15 प्रश्नों का जवाब में इसमें से भी आप ले सकते हैं, तो उधर छोड़ेंगे तो इधर ले सकेंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेमी, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए त्रिज्या है r और ये ऊंचाई है, तब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और ये मान दिया गया है। 2 लिख दिया, पाई का मान 22/7, r लिखा, h का मान 14 और बराबर 264। 7 से 2 7 14 कट गया और r बराबर 2 × 22 × 2 जो नीचे आ जाएगा पलट करके इधर साइड से इधर साइड आएगा, तो और तब कटा लेंगे। 22 से इसमें कटाए तो 12 आया, 2 से कटाए तो 6 आया, फिर 2 से कटाए तो 3 आया। अब बेलन का आयतन, तो आर का मान क्या निकला, 3 निकला। आर का वैल्यू यानी त्रिज्या, हमारा बेलन का त्रिज्या 3 निकला। अतः बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7, आर का मान 3 निकला हुआ है, 3 × 3 और h का मान तो ये है 14। और इस तरह से इसमें 7 से आप इसे कटा लें। 3 का 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 40, इसमें हमने कटा करके गुना किया, यही घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन है। 19वां प्रश्न देख लें भाई, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद 2x² 7x + 5 के शून्य को, तो अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा + बीटा होता है -b/a और b का वैल्यू है 7, a का वैल्यू है 2, तो -7/2। और फिर अल्फा × बीटा होता है c/a, तो अल्फा c/a, तो c का वैल्यू इसमें हुआ 5 और a का वैल्यू यहाँ पर हो गया 2। अब भाई हमको मान निकालना है अल्फा + बीटा प्लस अल्फा × बीटा, तो अल्फा + बीटा प्लस अल्फा × बीटा, तो ये शून्यांकों का योग हुआ, अल्फा + बीटा का -7/2 यहाँ हमने रख लिया, अल्फा × बीटा का यहाँ से 5/2 रख लिया, चूँकि इसका मान है 5/2 और इसका मान है -7/2, और दोनों का एलसीएम लेकर के जोड़ दिया गया और फिर कटा करके -1 आया। हाँ भाई, तो 20वां प्रश्न हमारा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो 8 के 15 गुणज हो जाएगा 8 और दूसरा अतिरिक्त 24, तरह से 15 8 20 से 15वां गुणज ये हो जाएगा। और a बराबर 8 हुआ, d बराबर डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d आया, n टोटल नंबर है 15 और इसका योग निकालना है, तो एस n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। 15वां के लिए n के जगह पर 15 लिखा जाएगा /2
और 2 लिखने के बाद ए का वैल्यू 8 और n माइनस यानी 15 माइनस 1 इंटू 8 और इस 15/2 लिखने के बाद 8 दूनी का 16 और 15 में से घटेगा 14 8 72 से और इसको जोड़ दिया गया 128 आया, 2 से कटाया तो 64 आया, 64 से 15 में गुणा किया 960 आया। सो यही इसका योग है, 15 के 8 के 15 गुणा जो का योग है। 24वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 220 का महत्तम निकालना है। तो ये चूंकि इससे बड़ा है भाई, इसे भाग दे करके हम निकालेंगे भागफल निकालने के बाद शेष नहीं आया तो 196 गुने 195 और प्लस 0, यहाँ शेष 0 है तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अतः भागफल भाजक 196 ही अभीष्ट महत्तम समापर्तक होगा। अतः सब 196 और 220 बराबर 196। सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन बराबर 1 आएगा। ये भाई किताब में कहीं नहीं यही मिल रहा है, ये आपको अपने नॉलेज के आधार पर ही बनाना है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो किताब से आपको नहीं मिलेंगे, सो अपने नॉलेज के आधार पर ही बनाना है। तो LHS देखिए 1 + tan स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। 1 में से साइन स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा और कॉस इंटू सेक का गुणा 1 होता है, सो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यही आपको लाना था, ये प्रूव हो गया। आइए 26वां प्रश्न है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाएं कि ये जो है ये पॉइंट समरेख हैं। हम जानते हैं कि तीनों बिंदु समरेख होंगे यदि 2 बिंदुओं के लंबाइयों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो। तो ये देखिए AB + BC बराबर AC अगर आ जाता है तब ये समरेख कहा जाएगा। AB + BC = AC अगर आ जाए तो ये समरेख कहा जाएगा। तो सबसे पहले AB का वैल्यू निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से, फिर BC का वैल्यू यहाँ दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं कि 2 घटा 5 1 माइनस 5 1 माइनस 1 इस तरह से निकाल करके, और AC का वैल्यू फिर निकाल लेते हैं -1 - 5 का होल स्क्वायर और 3 - 1 माइनस प्लस हो जाएगा। और इस तरह से इसका मान 52 आया रूट में। तो 52 को हम 13 चौके 52 में काट देते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 √13 हो जाएगा। और तब हम AB + BC को निकालते हैं। तो AB का मान √13 है, BC का मान भी √13 है और जोड़ दिया तो 2 √13 हो गया। 2 √13 तो भाई आया है AC का वैल्यू, तो सो AC के बराबर आ गया। तो इस तरह AB + BC बराबर AC आ गया, अतः यह समरेख है। हाँ भैया 28वां प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। तो 40 धन पूर्णांक 6 से विभाज्य जो होगा वो समूचे इस तरह से बनेगा, 6 6 3 12 36 18 24 35 36 इस तरह से बढ़ेगा। तो A का वैल्यू हुआ 6 और D इसमें कॉमन डिफरेंस 6 से आया। तो SN बराबर n/2 2A + n - 1 इंटू D आता है। इस 40वां पद 40 धन पूर्णांकों का योग निकालता है। तो ए से यानी सम 40 पदों का, तो n के जगह पर हमने 40 लिखा तो यहाँ भी n के जगह पर 40 हो जाएगा, ये 40/2 हो जाएगा। और 2A के जगह पर यहाँ से 6 ले लिया और n का मान तो हमारे पास 40 है, ये है -1 इंटू D का मान यहाँ से हमने ले लिया 6 और इसको कटाने से 20 आया और 6 दूनी 12 और 40 में से घटेगा 39 में 6 से गुणा करने से इतना आया और इसको जोड़ देने से ये मान आया और इसमें 2 से गुणा करने से ये मान आया। सो यही हमारा आंसर है। अब आइए 29वां प्रश्न, y के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना समरेख है। तो समरेख होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अगर ये क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाएंगे और समरेख कहा जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, फॉर्मूला अप्लाई करके और इसका मान निकालने से हम देख रहे हैं कि y का मान यहाँ पर 3 आया है। सो यहाँ पर y का मान 3 ले लिया गया है क्योंकि समरेख के लिए तो क्षेत्रफल 0 होगा, तो 0 हमने लिख दिया है और इस तरह से y का मान निकाल दिया है। तीसरा देखिए प्रश्न है, अब लास्ट है भाई, दिखाएं सेक + tan A 1 माइनस साइन A। हाँ भाई, तो अब चलते हैं तीसरा प्रश्न के लिए, दिखाएं सेक A + tan A इंटू 1 माइनस साइन A = cos A। तो चलते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने उतार लिया और cos A लाकर दिखाएंगे। तो सेक A के बदले में हम लिख सकते हैं 1/cos A।
tan a के बदले में हम लिख सकते हैं फॉर्मूला sin a बटा cos a, होता है फॉर्मूला। और फिर इसको हमने उतार दिया। फिर अब cos को हमने कॉमन ले लिया, लघुत्तम ले लिया समझ लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर से भी आ गया 1 माइनस साइन ए, और ये प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, फिर cos से लिख दिया, और 1 तो गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में से साइन स्क्वायर घटाने से cos स्क्वायर आता है, और इस cos ए को यहाँ पर हमने लिख लिया, और cos स्क्वायर को दो बार लिख दिया गया, cos ए इंटू cos ए, और फिर ये cos ए लिख दिया, इस दोनों कट गया, और ये कट जाने के बाद cos ए बच गया। यही तो हमारा राइट हैंड साइड है जो लाना था cos ए। भाई ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये अपने नॉलेज के आधार पर ही बनाना है। हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे परिश्रम कामयाब हो चुके होंगे, सो आपको समझ में आता होगा और आप इसे फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप लाभान्वित हो रहे हों तो भाई थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य कर देंगे। और चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। भाई लॉन्ग क्वेश्चन में तो 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न का ही जवाब आपको देना है, और ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के लिए निर्धारित हैं। तो चलते हैं 5 अंक वाले प्रश्नों में जो 4 गो प्रश्न हमने बना दिया है आपके काम के लिए। तो देखिए 34वां प्रश्न हमारे पास है, कौशेक ए बटा कौशेक के माइनस 1, कौशेक ए बटा कौशेक के प्लस 1 लाना है हमको 2 सेक स्क्वायर ए। हाँ तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में ये कौशेक ए को हमने कॉमन ले लिया है, कौशेक ए को हमने कॉमन ले लिया है, और जब कॉमन ले लिए तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो उस हालत में इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो ये जो है ये आकर के यहाँ पर गुणा होगा, और ये टोटल मान यहाँ पर आकर गुणा हो जाएगा। सो यहाँ हमने लिख दिया है, देख लीजिए कौशेक के प्लस 1 आप प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा कौशेक के माइनस 1, और नीचे में देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूले पर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कौशेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अब इसमें देखते हैं कि कोई कटने वाला है, तो 1 प्लस और माइनस कट जाएगा, और कौशेक के हो जाएगा 2 कौशेक, और ये इस कौशेक इसको उतार दिया, और फिर कौशेक स्क्वायर ए में से 1 अगर हम घटाते हैं तो फार्मूला के अनुसार कॉट स्क्वायर हमें मिलता है, और तब ये देखिए 2 यहाँ लिख दिया गया, कौशेक ए और कौशेक ए का गुणा हो जाएगा कौशेक स्क्वायर ए, ये इसका गुणा हो गया कौशेक स्क्वायर है, और ये है कॉट स्क्वायर है। और तब फिर 2 लिखने के बाद कौशेक का मान होता है 1 बटा साइन, कौशेक बराबर होता है 1 बटा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, और कॉट का होता है कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। सो इसको लिखने के बाद 2 देखिए यहाँ लिख दिए हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर यहाँ लिख दिए हैं, और तब ये नीचे वाला पलट जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो अब हमारे पास बचेगा 2 गुने 1 बटा कॉस स्क्वायर है, और 2 को 1 बटा कॉस आता है सेक स्क्वायर, तो 1 बटा कॉस के लिए हमने लिख दिया सेक स्क्वायर, और ये 2 को उतार दिया। सो यही तो हमें लाना था, देख लीजिए 2 सेक स्क्वायर ही लाना था, सो हमने ला दिया भाई। हाँ भाई, तो लॉन्ग क्वेश्चन का 35वां प्रश्न है, ये जो 5 नंबर का है, ये अभी हमारे पास है, ये प्रश्न 5 नंबर का है। एक ज़मीन पर, हाँ भाई, तो देखिए एक ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मान लिया जाए मीनार की ऊंचाई है। सूर्य जब यहाँ पर आता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, सूर्य जब थोड़ा नीचे आता है इधर से खिसकता है तो 30 डिग्री आ जाता है, छाया बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है 30 मीटर या 30 मीटर बढ़ जाती है। तो अब इसको हमने x मान लिया और ये मीनार की ऊंचाई को h मान लिया। अब त्रिभुज ABC में चलते हैं tan 60 डिग्री,
तो लंब बटा आधार होता है, h/x लिख दिया, tan 60 का मान √3 है तो h/x लिख दिया, और x को यहाँ √3 को यहाँ लाए तो फर्स्ट इक्वेशन बना। पुनः त्रिभुज ABD में, A B और D में tan 30 डिग्री है इसमें, तो लंब आपका तो वही h हो गया, लेकिन आधार x + 30 हो जाएगा, तो x + 30 हमने लिख दिया, और tan 30 का मान 1/√3 है और h/x + 30 डिग्री है। और तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 में गुणा किया तो x + 30 हो गया, और इसमें h √3 हो जाएगा, और फिर x + 30 बराबर √3h, और h/√3 कहाँ से आ गया भाई, x का वैल्यू देखिए, फर्स्ट में यहाँ x का वैल्यू h/√3 है ना, उसी मान को हम x की जगह पर h/√3 रख लिए हैं, और इसको उतार दिए और इसको उतार दिए, और इसको फिर उतारने के बाद इसको अब हम h को h साइड में कर दिए हैं। अब h ये √3 गुना होकर के 3h बन जाएगा, और -h और बटा में √3 होगा, और फिर इसको उतार दिया। अब देखिए √3h में से एगो h घटेगा तो 2h बच जाएगा, बटा में √3 बराबर 30 है। अब हम h का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो h को इसी साइड में रखेंगे, और 2/√3 को इधर जब लाएंगे तो पलट जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और 2 से 15 को हमने कटा दिया है, तो 15√3 मीटर, यही 15√3 मीटर जो है हमारा मीनार की ऊंचाई है, यही हमारा आंसर है। हाँ भाई, तो अगला प्रश्न अब हम चलते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए गए हैं इस तरह। ये सब चतुर्भुज के शीर्ष को हमने लिख दिया है, और BD को ऐसे मिला दिया है, ABCD नाम देने के बाद BD को मिला दिया है। और ABD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 1/2 x1 y2 - y3, इस तरह से आता है। तो x1 इसमें कोई मान लिया हम -4, और ये होगा -5 और -3, ये y2 हो गया, y3 हो गया। फिर अब हम इसको रखते हैं -3, तो अब यहाँ का नहीं, यहाँ से अब -2 और 3, तो इसको हमने ले लिया, और फिर प्लस में ये 2 ले लिया, तो अब -2 और -5 इस तरह से इसको ले लिया, तो माइनस प्लस हो गया, और इसका मान हम निकालेंगे तो 1/2, ये देखिए भाई, 5 3 8 चौके 32 हो जाएगा, और 3 2 5 3 15 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, और इस तरह से इसको जोड़ करके 15 घटाने पर 23/2 आएगा। पुनः इसी प्रकार BCD का मान निकालने के लिए 1/2 -√3 -2 -3 + 3, अब ये 3 रखेंगे तो यहाँ से घटेगा 3 -5 प्लस हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, और तब ये -5 और -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान हम निकालेंगे, तो 3 2 5 3 15 आ जाएगा, और 5 3 8 3 का 24 आ जाएगा, 5 में 2 घटेगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, और इसको जोड़कर इसको घटा देने के बाद हमारे पास 33/2 आता है। अब त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को हमें जोड़ना होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 23/2, दूसरे का आया है यहाँ पर 33/2। तो देखिए 23/2 और 33/2 दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ने के बाद 56/2 आया, और यही हमारा कटाने के बाद 28 जो आया है वही हमारा आंसर है। अतः एरिया ABCD बराबर 28 वर्ग इकाई। हाँ, तो भाई अब एक और प्रश्न हम बनाने वाले हैं। हाँ भाई, तो अब लास्ट क्वेश्चन हम एक और बनाने वाले हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है। एक नाव का शांत जल में चाल 15 किलोमीटर घंटा है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात करें। मान लिया धारा की चाल 1 किलोमीटर घंटा है, अतः धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगा x + 15 किलोमीटर घंटा, क्योंकि नाव को धारा ढकेलेगी। तथा धारा के विपरीत अब धारा रुकेगी, तो इसलिए माइनस हो गया 15 - x किलोमीटर घंटा। अतः जाने में लगा हुआ समय दूरी बटा चाल होता है। दूरी हमारे पास दिया गया है 30 किलोमीटर, तो 30 बटा में उसका चाल हो गया। लौटने में समय
तो 30 उसका दूरी हो गया और 4 लौटने का 15-x है। और कुल समय हमारे पास 4 घंटा 30 मिनट था, तो 30 मिनट को हमने घंटा बनाने के लिए बाटा में 60 किया तो 1/2 आया और 4 दूनी 8 एक 9/2 आ गया। अब दोनों समय, फर्स्ट में जो समय आया है और सेकंड में जो समय आया है, दोनों समय को जोड़ देने पर इस समय के बराबर होगा। 30 को हमने कॉमन ले लिया तो 1/15 जोड़े x, 1/15 - x और इसको उतार लिया। ये आकर के 1 में यहाँ गुना हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा। इस तरह से a + b और a - b के ये फॉर्मूले पर एलसीएम आ जाएगा। और 30 लिखने के बाद ये x कट जाएगा, 15 - 30 और 30 में गुना कर 900 हो गया। और ये 15 - 225 और -x² बराबर 9/2। और इस तरह से ये 2 से हम फिर इसको ला रहे हैं इधर गुणा करने के लिए और इसको हम इधर साइड में कर रहे हैं। तो देखिए 900 गुना में हो जाएगा 2/9 और ये 225 -x² को दाहिने साइड में कर दिया और 9 से ही घटा दिया तो 100 आएगा। 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा। फिर इसको हमने लिख लिया। अब क्या हुआ कि x² हमको निकालना है तो माइनस है तो इधर ला करके प्लस किया और 225 में से 200 माइनस किया तो 25 आ गया। और x² बराबर 25 तो x बराबर प्लस √25, 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर घंटा। अतः धारा की चाल हुई 5 किलोमीटर घंटा। हाँ तो भाई अब तो उम्मीद करता हूँ तो भूले हुए नहीं होंगे। अगर भूल भी गए होंगे तो एक बार कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा उठाने के लिए कहें। हाँ तो धन्यवाद बच्चों।